फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। आज की क्लास में हम टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाने वाला बहुत ही अहम टॉपिक केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अभी हाल फिलहाल में होने वाली EMRS एग्ज़ाम, सीटेट एग्ज़ाम सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी। केस स्टडी क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि केस स्टडी एक्चुअल में होता क्या है। ये एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, BEd BTC में एक सब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर एग्ज़ाम में एक टॉपिक की तरीके से पूछा जाता है। तो हम शॉर्ट में ही कंप्लीट तरीके से समझेंगे कि केस स्टडी क्या है। केस स्टडी का मतलब होता है किसी भी कोई सिचुएशन, कोई भी इंसान, मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसिडेंट, उसके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका डीप स्टडी करना, उसका गहन अध्ययन करना ही क्या होता है? केस स्टडी होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का क्या गहन अध्ययन यानी कि डीप स्टडी ही क्या होती है? आपकी केस स्टडी होती है। ठीक है, केस स्टडी में हम किस किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं? केस स्टडी में हम किसी भी घटना का, किसी भी सब्जेक्ट का, या किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का, किसी भी सिचुएशन का, इन सब चीज़ों का क्या हम करते हैं? पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है क्यों। ठीक है, अगर मतलब कोई कभी क्या होता है ना कि प्रॉब्लम के बारे में ही नहीं पता होता कि प्रॉब्लम क्या है, बस हाँ कि कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तो केस स्टडी यही जानने में हमारी मदद करता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जा सकता है। ठीक, केस स्टडी में किसी भी घटना, विषय की डीप स्टडी करके उसके व्यवहार के बारे में पता लगाया जाता है, मतलब आगे उसका क्या सॉल्यूशन है, क्या कर सकते हैं। अब हम जानेंगे केस स्टडी जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया, मतलब केस स्टडी जो टर्म है वो किसने यूज़ किया? ये सबसे पहले यूज़ किया था फ्रेडरिक प्ले के थ्रू ये वर्ड आया था सन 1829 में। लेकिन इन्होंने ये किसके लिए यूज़ किया था? इन्होंने ये साइकोलॉजी के लिए या एजुकेशन के लिए यूज़ नहीं किया था, इन्होंने ये सोशल साइंस में यूज़ किया था, यानी कि सामाजिक विज्ञान में ये वर्ड यूज़ किया था। मतलब सामाजिक विज्ञान के थ्रू ये शब्द जो है सामाजिक विज्ञान के थ्रू आया। कहाँ से आया? फ्रेडरिक प्ले से आया। ठीक, फिर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट किए गए, कुछ और चेंज किए गए, कुछ और चीज़ें जोड़ी गई। वो कब जोड़ी गई? 1967 में जोड़ी गई। ठीक है, और किसने जोड़ी? बर्ने ग्लासर और एंसलिन स्ट्रॉस ने इसमें इम्प्रूवमेंट किया केस स्टडी में, कि केस स्टडी के अंदर और क्या क्या आ सकता है। किसने किया ये चीज़? ये किया बर्ने ग्लासर और एंसलिन स्ट्रॉस ने 1967 में। तो केस स्टडी के अंदर और हम क्या क्या चीज़ों के बारे में जान सकते हैं? जैसा कि पहले फ्रेडरिक प्ले ने तो सब यही बताया था कि सोशल साइंस के लिए है केस स्टडी, लेकिन उनके थ्रू हमें पता चला कि केस स्टडी और कहाँ का अप्लाई होती है? बिजनेस में भी अप्लाई होती है, मेडिकल में भी अप्लाई होती है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी अप्लाई होती है, डिफेंस सुरक्षा के क्षेत्र में भी अप्लाई होती है, और एजुकेशन यानी कि हमारी शिक्षा के क्षेत्र में भी अप्लाई होती है। अब तक सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है केस स्टडी वो कहाँ होती है? अब सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होने वाला जो एरिया है वो एजुकेशन ही बन गया है। सबसे ज़्यादा केस स्टडी कहाँ यूज़ होती है? एजुकेशन के क्षेत्र में ही यूज़ होती है। ठीक है, केस स्टडी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मतलब लर्निंग किसके अकॉर्डिंग की जाएगी? उसमें जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, एक तरीके से प्रॉब्लम को दूर करना ही केस स्टडी है। ठीक, अब केस स्टडी में होता क्या है? केस स्टडी का जो मेन फाउंडेशन है, जो मेन उसकी जो बुनियाद है वो क्या है? केस स्टडी की जो बुनियादी आधार है वो है विद्यार्थियों की जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, किसी भी जो अगर कोई किसी काम में उनकी कोई बाधा आ भी रही है, कोई हर्डल है भी, तो उनको दूर करने की या आगे और जानने की जो क्यूरियोसिटी है उसी को ही मेन पॉइंट रखा गया है। ठीक है, केस स्टडी में। और केस स्टडी में क्या होता है? केस स्टडी के अंदर कैसे हम मतलब प्रॉब्लम को डील करते हैं? केस स्टडी में क्या होता है? टीचर का काम ये होता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम का पता लगाना और बच्चे को उस चीज़ के ये गाइड करना कि ये प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को क्या करना है, इसको आपको इस तरीके से दूर करना है। ठीक है, और उसमें जो मेन एक्टिव वाला पार्ट है वो कौन रहता है? सबसे ज़्यादा काम किसको करना है? अपनी प्रॉब्लम पे काम तो भाई स्टूडेंट को ही करना है। तो सबसे ज़्यादा जो सक्रिय भागीदारी जो रहती है, हम इसके लिए स्टूडेंट एक्टिव को हम हिंदी में एक टर्म भी बोल सकते हैं, सक्रिय भागीदारी। सक्रिय भागीदारी इसमें किसकी ज़्यादा रहती है? वो स्टूडेंट की रहती है। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिव रहता है और जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, ये टीचर जो बताता है उसको अप्लाई करता है।
ठीक है। और टीचर का मेन काम क्या है इसमें? टीचर का मेन काम है बच्चे को उसकी समस्या से परिचित कराना। ठीक, कैसे परिचित कराना? जैसे कि मैं एक टीचर हूँ मान लो, और मैं देख रही हूँ कि जब मैं डिक्टेशन बोल रही हूँ तो एक बच्चा डिक्टेशन को ठीक से नहीं लिख पा रहा, लेकिन उस बच्चे को सारी मात्राओं का ज्ञान है, उसको छोटा बड़ा का ज्ञान है, लेकिन वो डिक्टेशन नहीं लिख पा रहा है, इमला सही से नहीं लिख पा रहा है। तो फिर टीचर ही तो पता लगाएगा कि भाई क्यों नहीं लिख पा रहा है, आखिर इसको प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। जब ये ओरली मुझे, जब मैं सुनती हूँ उससे, तो ये सारी मात्राएं मुझे बता देता है, सारी मुझे छोटा बड़ा बता देता है, लेकिन ये लिख नहीं पा रहा। तो इसका मतलब क्या है? उसको बोलना तो आता है उसने, तो टीचर ने क्या फाइंड आउट किया कि उसको बोलना तो आता है, लेकिन उसको शब्दों की पहचान नहीं है। उसने मौखिक तौर पर याद कर रखा है, लेकिन रियल में खा की जगह वो जा बना रहा है, घा की जगह वो टा बना रहा है। उसको शब्दों का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से उसकी डिक्टेशन क्या है, वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो ये काम है टीचर का, प्रॉब्लम का पता लगाना। और बच्चे का काम है क्या? अब जो टीचर टास्क देगा कि पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है कि किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आता है और किस तरीके से वो बनाया जाता है। ठीक, तो इसकी ये काम है, ये इस तरीके से केस स्टडी जो है वो वर्क करती है। ठीक है। अब केस स्टडी के क्षेत्र क्या क्या है, मतलब कि किस तरीके से केस स्टडी के एरिया क्या क्या है, तो वो है स्टूडेंट का नाम और पता। जब भी हम केस स्टडी, हमें पता चल गया इस बच्चे पर हमें केस स्टडी करनी है, तो हम एक कहीं उसके नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, अपने माइंड में रिटन वे में कहीं तो बनाएंगे। तो क्या क्षेत्र है उसका? सबसे पहला पैटर्न है स्टूडेंट का नेम और एड्रेस होना चाहिए। स्टूडेंट की प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि उसको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। स्टूडेंट के हेल्थ के बारे में पूरा पता होना चाहिए। हेल्थ के बारे में क्यों पता होना चाहिए? हेल्थ के बारे में पता होना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं वो फिजिकली तो ऐसा तो नहीं है कि वो फिजिकली ठीक नहीं है इसीलिए उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, बाकी उसको आता सब है, तो इसलिए उसकी पूरी हेल्थ का भी विवरण होना चाहिए, उसका विकासात्मक विवरण होना चाहिए, यानी कि उसकी डेवलपमेंट की पूरी डिटेल होनी चाहिए। डेवलपमेंट की डिटेल मतलब कि जैसे 5th क्लास का स्टूडेंट है तो 4th क्लास में उसकी क्या रिपोर्ट थी, 3rd क्लास में उसकी क्या रिपोर्ट थी, 4th क्लास में अगर उसके साइंस में मार्क्स कम थे तो उसका रीज़न क्या था, ये वाली रिपोर्ट उसको पूरी होनी चाहिए। ठीक, अब हम जानेंगे कि केस स्टडी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। प्रॉपर्टीज़ मतलब कि क्यों, हम जानेंगे केस स्टडी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इसकी जो है इसके गुण क्या क्या है। ठीक है, तो केस स्टडी जो है ये किसके लिए की जाती है? केस स्टडी जो है ये डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग की विधि है, यानी कि ये निदानात्मक और उपचारात्मक टीचिंग में आती है। निदानात्मक और उपचारात्मक क्या होता है? जैसे कि कोई बच्चा है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उसको कोई चीज़ नहीं आ रही है, उसको टेबल्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे केस स्टडी की। तो अब हम बात करेंगे केस स्टडी की प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसके गुण के बारे में कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे किस तरीके से यूज़ की जाती है। केस स्टडी जो है वो निदानात्मक और उपचारात्मक टीचिंग की विधि है, यानी कि निदानात्मक और उपचारात्मक टीचिंग में आती है। निदानात्मक और उपचारात्मक का मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि कोई एक बच्चा है जो डिक्टेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जब मैंने इस चीज़ का पता लगाया कि इसको ये प्रॉब्लम है कि इसको अक्षरों का ज्ञान नहीं है, तो ये क्या था, ये मैंने उसका निदान लगाया कि इसको अक्षरों का ज्ञान कराया जाएगा तो ये सीख जाएगा, तो ये उसका निदान था, यानी कि ये डायग्नोस्टिक थी, मेरी डायग्नोस्टिक टीचिंग थी। और जब मैंने क्या किया, उस पर वर्क किया, उस बच्चे पर, उसको प्रैक्टिस कराई, ठीक है, उसको अलग से स्पेशल क्लास देना शुरू की, वो क्या था उसका, वो उसकी रेमेडी थी, उसको मैंने उपचार दिया, तो वो ये होती है रेमेडियल टीचिंग। ठीक, तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल टीचिंग की ही एक केस स्टडी भी एक उसी की विधि है। ठीक है, केस स्टडी अप्लाई कहाँ होती है? ये ज़्यादातर मेंटली डिसेबल या बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए ज़रूरी है। बौद्धिक अक्षम जैसे कि जो थोड़े स्लो हैं या जो तरीके से नहीं सीख पाते या स्लो सीखते हैं और बच्चों के कंपैरिजन में, उन बच्चों के लिए केस स्टडी जो है अप्लाई की जाती है। ठीक है, ये निर्देशन और परामर्श की सबसे श्रेष्ठ विधि है। निर्देशन और परामर्श का मतलब क्या है? निर्देशन और परामर्श का भी सेम ही सेंस है, यानी कि डायरेक्शन और कंसल्टेंट। डायरेक्शन और कंसल्टेंट, डायरेक्शन मतलब वो एक तरीके से निदान देना, बच्चे को सही राह दिखाना कि अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आप सीख जाएंगे, अगर आप ये चीज़ अपनाएंगे तो आप सीख जाएंगे, तो ये होता है निर्देशन, उसको डायरेक्शन देना। ठीक है, और परामर्श देना, कंसल्टेंस देना, बेटा 1 पेज रोज आप हैंडराइटिंग का लिखा करो, 1 पेज रोज आप इसको देख करके लिखा करो, आप सीख जाओगे, ये होता है परामर्श देना, कंसल्ट करना। ठीक है, तो ये क्या है, उसके लिए सबसे बेस्ट पैटर्न केस स्टडी को ही माना जाता है। अब केस स्टडी किन किन स्टेप वाइज
जो है अप्लाई होती है, किन किन चरणों में अप्लाई होती है वो हम जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये टॉपिक्स बेनिफिशियल लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट करना, लाइक करना और कंटिन्यू करना, ठीक है। स्टेप्स क्या है, इसके क्या क्या चरण है। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो भी केस है, जो भी प्रॉब्लम है, उसकी बारीकी को समझते हैं, मतलब उसकी बारीकी से पढ़ते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या, यहाँ दिक्कत है तो वो कहाँ दिक्कत है उसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। फिर प्रॉब्लम का रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा फिजिकली अनवेल हो या उसको कुछ और मेंटली प्रॉब्लम हो, उसको फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं है या उसके घर में तो कोई कलेश का माहौल नहीं है, या इस तरीके की चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर जब एग्जैक्टली हमको क्या होता है, प्रॉब्लम पता लग जाती है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब सॉल्यूशन हम अकेले नहीं निकालेंगे, सॉल्यूशन के लिए हम डिस्कशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपीरियंस से सलाह लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब जब हम इतना करेंगे एक प्रॉब्लम के लिए तो जाहिर सी बात है उसके कई सारे सॉल्यूशन निकल के आएंगे, लेकिन हम सभी सॉल्यूशंस को तो नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, तो सभी सॉल्यूशनों को हम एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, फिर हम टीम डिस्कशन करते हैं, ठीक। और जब टीम डिस्कशन हो जाता है हमारा तो लास्ट का जो आपका स्टेप 5 है उसमें हम क्या करते हैं, अपने डिसीजन का मूल्यांकन करते हैं, अपने खुद के डिसीजन को इवेल्युएट करते हैं। तो ये है केस स्टडी के स्टेप्स। आई होप आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। प्रोसीजर क्या है, केस स्टडी की कौन कौन सी विधियां होती हैं। केस स्टडी की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है इंटरव्यू, साक्षात्कार, आमने सामने बिठाकर जो भी एक मुद्दा है उसके बारे में बातचीत करना। दूसरी विधि है शेड्यूल, अनुसूची यानी कि एक तरीके से पूरे पेपर बाई पेन लेकर के जो भी पॉइंट्स हैं उनको लिस्टेड करके लिखना, ओके। ये हो गई आपकी अनुसूची विधि। जैसे अभी मैंने बताया था ना, बालक का नाम, पता, उसकी प्रॉब्लम, उसकी हेल्थ डिटेल, उसकी प्रीवियस डिटेल, ऑल। और दूसरी विधि क्या है, निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, जैसे कि बच्चे को चुपचाप से आजमाना कि हाँ इसको देखो, ये जो भी हमने इसको रेमेडियल टीचिंग के थ्रू हमने जो भी इसको समझाया था वो उसको अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हर बच्चे को ऑब्जर्व करना और तब पता लगाना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ये होता है निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो ये थी पूरी केस स्टडी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत हैप्पी दिवाली, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।